95% 95% से अधिक कॉलोनी अवैध है। तो ऐसी स्थिति में बैंक से लोन नहीं ले पाते, लोगों के पास प्लॉट पड़े हुए और बेमकान में अपने रह नहीं पा रहे। लोगों को असुविधा हुई है, लेकिन हमने चुनाव जीतने के जस्ट बाद ही कर्मचारी अधिकारियों से चर्चा की है और मैं मृदुभाषी के माध्यम से आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि हम इसमें सफल होंगे। आज मेरे साथ हैं अशोकनगर के नए नगर पालिका अध्यक्ष माननीय नीरज मनोदिया जी। अध्यक्ष बनने के बाद मृदुभाषी को पहली बार अवसर मिला है उनसे बात करने का। आइए जानते हैं शहर की भविष्य में नई तस्वीर को। लगभग 1 माह का कार्यकाल आपको हो गया और इस 1 महीने के कार्यकाल में आपने क्या देखा, क्या कमियां हैं शहर में, क्या आपकी रणनीति रहेगी आगे समस्याओं को दूर करने के लिए और कौन कौन सी खास तौर पर समस्या आपको भी नजर आती? पहले तो मैं बधाई देता हूँ मृदुभाषी को कि पिछले दिनों जब से चालू हुआ है तब से अशोकनगर की समस्याओं को बहुत गंभीरता से उठाया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। मुझे 1 महीने लगभग बने हुए 3-4 दिन कम है। शहर में बहुत गंभीर समस्याएं थी। सड़कों पर चलना दूभर था, पानी की गंभीर समस्या थी, सड़कों पर गौ माता का विचरण करना, एक्सीडेंट होना, और नगर पालिका के अंदर आवास, प्रधानमंत्री आवास नामांतरणों को लेकर, अभी हालांकि हमने PIC नहीं बुलाई है, नामांतरण परमिशन, इन लोगों को गंभीर समस्या है, उनको निजात दिलाने के लिए जल्दी PIC और परिषद की बैठक करेंगे और उसके बाद जनता को पूर्ण सहयोग का आश्वासन आपके माध्यम से भी देते हैं कि पूरी समस्याओं का समाधान करेंगे। शहर में जो चौराहे बने हैं उनमें देखा जा रहा है काफ़ी संकीर्ण है, पूरी प्लानिंग से नहीं बने। अगर गाड़ी निकालने की बात जब आती है, गाड़ी कोई खड़ी तो दूसरी गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे सैन चौराहे की बात करें, अपन राजमाता चौराहे की बात करें या HDFC चौराहे की बात करें, सभी जगह बहुत सारी समस्याएं, दिक्कतें। तो इनके बारे में कुछ आपके दिमाग में नीति प्लानिंग? देखिए, सैन चौराहे और राजमाता चौराहे पर तो स्पेस है, HDFC बैंक चौराहे पर स्पेस नहीं है। लेकिन जो राजमाता चौराहा बना उसका जो बनाने का पैटर्न है उसमें पूरी प्लानिंग नहीं है, गाड़ी मुड़ नहीं पाती, मतलब वो डायरेक्ट ही निकालना पड़ता है। तकलीफ है वहाँ। 2004 में जब नगर पालिका अशोकनगर BJP की बनी थी, उस समय कांता चौधरी अध्यक्ष थी और मैं नगर पालिका उपाध्यक्ष था, तो उस समय बहुत जल्दबाजी में राजमाता साहब की मूर्ति वहाँ लगा दी थी। और ये बात आपकी सही है और मृदुभाषी ने इसे और इंगित किया है, तो निश्चित मुझे भी लगता है कि उस पर विचार करना चाहिए। या तो पार्क को व्यवस्थित करना चाहिए या उसे छोटा करना चाहिए ताकि वाहनों के आवागमन में असुविधा ना हो। इस पर निश्चित रूप से गंभीरता से परिषद विचार करेगी। एक शहर के अंदर सबसे बड़ी अस्थायी अतिक्रमण की समस्या है ठेले वालों की। हम जब मिलन चौराहे से स्टार्ट होते हैं, मिलन चौराहे से गांधी पार्क तक जाओ, आप गांधी पार्क से अपना तुलसी पार्क चौराहे तक या नेहरू पार्क तक, यहाँ तक जाने के लिए 4 व्हीलर तो बहुत दूर की बात है, 2 व्हीलर्स और पैदल जाना भी दूभर है। तो इनका व्यवस्थापन करने के लिए, इनको दूसरी जगह पे वो करने के लिए कोई दिमाग में प्लानिंग है? क्योंकि बहुत सारे अध्यक्ष आए, बहुत सारी नगर पालिकाएँ बनी, मगर इतनी बड़ी समस्या का स्थायी समाधान आज तक नहीं। यह गंभीर समस्या है, कोठारी जी के माध्यम से भी ये समस्या आई है, लेकिन इस समस्या का समाधान हम जनता से और आपसे भी पूछते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। और जो समाधान आप हमें सुझाएंगे और निश्चित रूप से यदि वो इस लायक होगा कि व्यवस्थित करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, हम भी बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। पूरी परिषद भी आने वाले दिनों में विचार करेगी, परंतु इस गंभीर समस्या से निजात दिलाने के पास वास्तव में हमारे पास कोई प्लान नहीं है। क्योंकि हमारी सोच है कि हम जिन दुकानदारों को, छोटे दुकानदारों को वहाँ से हटाएँ। एक मन में पीड़ा होती है कि छोटा दुकानदार जो सुबह 500 रुपये की सब्जी या सामान लेके आता है और वो शाम को उसको बेच के जाता है और अपना परिवार संचालन करता है, और हम अपनी ताकत के बल पर, अतिक्रमण के दम पर उनको हटा देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम आपके माध्यम से भी पूछना चाहते हैं कि आप हमें बताएं कि इस समस्या से निजात कैसे दिला सकते हैं। हम पूरी योजना के साथ, पूरी परिषद इस योजना को अंजाम देने के लिए तत्काल तत्पर रहेगी। लेकिन बस इतनी पीड़ा है कि उनको हटाने के लिए थोड़ा सा मन में संकोच रहता है कि चूँकि फिर वो जाएँ कहाँ। या तो हम उनको जगह दे दें, उस जगह व्यवस्थित चले जाए। पहले ऐसा हुआ है कि जगह दे दी तो जगह बेच आए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब समय बदल गया है, हम उनको जगह देंगे तो उनको वहाँ बैठना पड़ेगा। जितनी सख्ती से हटाएंगे उतनी सख्ती से बिठा लेंगे। मेरी समझ से
उनकी मीटिंग बुला के उनसे बात करके उनसे भी इसके विकल्प के रूप में अपन पूछ सकते हैं। और शहर में छोटी छोटी जगह जो मार्केट के आसपास कहीं खाली पड़ी, जैसे अदालत का एरिया है, एक नेहरू पार्क रोड पे पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे 10-10, 20-20 ठेले एक साथ ग्रुप में खड़े होके, क्योंकि ये लोग मार्केट से हटना नहीं चाहते और यही कारण है कि इनको दूर जब भी बेचते हैं फिर 2-4-8 दिन में लौट के वापस वहीं के वहीं आ जाते हैं। तो इस तरीके से दूसरी मेरी सबसे बड़ी जो मेरे दिमाग में एक बात है कि लगभग 3 साल से भवन निर्माण की अनुमतियाँ लंबित हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोन नहीं ले पा रहे हैं। अशोकनगर में 95%, 95% से अधिक कॉलोनी अवैध है, क्योंकि यहाँ पे टाउन कंट्री प्लानिंग और उसका जो है प्रॉपर वो नहीं। तो ऐसी स्थिति में बैंक से लोन नहीं ले पाते, लोगों के पास प्लॉट पड़े हुए और बेमकान में अपने रह नहीं पा रहे। तो उनके लिए आपने कुछ किया? बिल्कुल जितेंद्र जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि पिछले 3 से 4 वर्ष में लोगों को असुविधा हुई है, लेकिन हमने चुनाव जीतने के जस्ट बाद ही कर्मचारी अधिकारियों से चर्चा की है कि हमें किसी भी कंडीशन पर, एक तो आय का बहुत बड़ा स्रोत है कि हम 15 रुपये स्क्वायर फीट लेते हैं, उसके बाद 10,000 रुपये की और स्वच्छता और स्वच्छता को लेके रसीद काटते हैं और जनता देने के लिए तैयार है। परंतु ये बात बड़ी समस्या है कि हम परमिशन नहीं देते और यदा कदा सुनते हैं कि परमिशन हो भी जाती है। तो हमने इसका विकल्प जो निकाला है कि अगले दिनों में पहली परिषद की बैठक हुई, उसमें प्रस्ताव लाएंगे कि अशोकनगर में अवैध कॉलोनियों में परमिशन दी जाए, क्योंकि वहाँ नामांतरण हो गए हैं, डायवर्सन हो गए, हम संपत्ति कर ले रहे हैं, जल कर ले रहे हैं, वहाँ पाइपलाइनें पहुँच गई हैं। तो हम जल्दी 1-8 महीने के अंदर इस प्रस्ताव को पास करेंगे, शासन को भेजेंगे और मैं मृदुभाषी के माध्यम से आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ कि हम इसमें सफल होंगे और शहर के जो भी नागरिक हमारे यहाँ परमिशन लेने आएंगे हम उनको परमिशन देंगे। एक आवास कुटीर को लेके जो है लोग काफ़ी दिनों से परेशान हैं, नगर पालिका के चक्कर काट रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सैकड़ों की तादाद में रोज नगर पालिका लोग पहुँचते हैं इस समस्या को लेके। इसके बारे में नगर पालिका ने क्या करना? यह बात सही है कि मैंने जिस दिन से नगर पालिका जाना शुरू किया है, तो वहाँ यदि 50 लोग आते हैं तो 45 लोग सिर्फ प्रधानमंत्री आवास को लेके आते हैं। वहाँ एक पेंच फंसा हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास की 1629 की DPR स्वीकृत हुई, उसमें किसी कारण से कोई मतलब उसमें कुछ विकल्प था, तो माननीय कलेक्टर महोदय अशोकनगर ने, श्रीमान कलेक्टर साहब ने उसकी जांच बिठाल दी और पिछले 2-3 दिन पहले हमने बार कलेक्टर महोदय से निवेदन किया, तो उसकी जांच पूरी हो गई है और हम गुरुवार तक जिनकी पहली किस्त डालना है, जिनकी स्वीकृत हो गई हैं, हम उनकी पहली किस्त गुरुवार तक डालने जा रहे हैं। जो बहुत सारे लोग सालों से इस बात को लेकर फिर रहे हैं कि हमारी एक किस्त 1 लाख रुपए आ गई लेकिन दूसरी नहीं आई, और दूसरी आ गई तीसरी नहीं आई, ऐसे 298 लोगों की भी हम सोमवार या मंगलवार तक किस्त डाल रहे हैं। बस हमारा इस आपके माध्यम से यही कहना है कि किसी भी प्रलोभन में आवास के जो हितग्राही हैं वो किसी के प्रलोभन में ना आए, जो स्वीकृत होगी वो उनके खाते में जाएगी। अगले हफ्ते में पहली किस्त भी और अगले हफ्ते में दूसरी और तीसरी किस्त भी हम उपभोक्ता के खाते में डालने का काम नगर पालिका परिषद अशोकनगर कर रही है। नगर में जल प्रदाय का जो काम है, इसमें देखा जा रहा है कि कोई नियमितता नहीं है। कभी 5 बजे नल आ जाते हैं, कभी 2 बजे आ रहे हैं, कभी 1 बजे आ रहे हैं। अब कोई नल के पास तो बैठा रहेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका ने उनके लिए क्या सोचा है कि कब एक समय निर्धारित करके नल क्यों नहीं दे पा रहे हैं और इसका क्या उपाय है? आप जितनी सारी समस्याएं उठा रहे हैं, मैं इन संपूर्ण समस्याओं से सहमत हूँ। आप बिल्कुल दुखती रग पर, नब्ज पर हाथ रख रहे हैं। पानी की समस्या हमारी परिषद आने के बाद हमने खुद ने देखा है कि मैं जिस वार्ड से पार्षद हूँ उस वार्ड में मान लो 12 बजे नल आते हैं, तो 3 बजे आ रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, रात को 12 बजे आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे तो सुबह आ रहे हैं। तो हमने इसको व्यवस्थित करने के लिए CMO प्रियंका सिंह के साथ बैठकर व्यवस्थित प्लान किया है। यदि वहाँ लाइट नहीं है तो हमारे कर्मचारी जी कह देते हैं चूँकि लाइट नहीं थी तो हम पानी की टंकी नहीं भर पाए। अब हमने पर्याप्त डीजल उपलब्ध कराया, हमारे जनरेटर हैं बड़े, तो हम समय पर पानी की टंकियाँ भर रहे हैं। और अभी आपने पिछले 8-10 दिन से देखा होगा पानी समय पे आ रहा है। 1-8 घंटे का अंतर आ सकता है, लेकिन मेरे पास पिछले 8 दिन से कोई शिकायत है नहीं। लेकिन मैं इसमें आपको पूरी विस्तृत बात बता देता हूँ। हमारे यहाँ एक टोरिया पर फिल्टर प्लांट है। पहले एक पठार में फिल्टर प्लांट था, वो किसी कारण से ने बंद कर दिया। हम उसमें पीछे नहीं जाना चाहते कि क्यों बंद कर दिया। हमने उस फिल्टर प्लांट का काम चालू कर दिया।
हम अगले 3 महीने में उस फिल्टर प्लांट को चालू कर देंगे। तो हम 2 जगह पानी की सप्लाई लेंगे अमाई से, एक टोरिया फिल्टर प्लांट पे लेंगे और एक पठार वाले फिल्टर प्लांट पे लेंगे। तो पानी का स्रोत बढ़ जाएगा, टंकियाँ बढ़ जाएंगी। फिर हम उसकी सप्लाई देंगे और बिल्कुल व्यवस्थित सप्लाई देंगे, समय पर सप्लाई देंगे। दूसरे आपको स्पष्ट कर दूं कि रेलवे फाटक के उस तरफ अभी भी हम यहीं से पानी देते हैं। हमारी एक अमृत योजना स्वीकृत हुई है, हमको सैद्धांतिक स्वीकृति उसकी मिल रही है। हम 4 टंकी रेलवे फाटक के उस तरफ बनाएंगे, 3 या 4 DPR में है, और शहर को 2 हिस्सों में पानी बांट देंगे। राजघाट से आने वाला पानी, हमारे यहाँ राजघाट से पानी आ रहा है। पहले सचिव बड़गड़ा से आने की संभावना थी, लेकिन उस प्रोजेक्ट पे अब हम काम नहीं कर रहे हैं, राजघाट के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और राजघाट से पानी अशोकनगर आएगा और रेलवे फाटक के उस तरफ जितने भी कनेक्शन है पानी के, हम 3 टंकी शायद DPR में 3 या 4 टंकी हैं, उनके माध्यम से शहर को 2 हिस्सों में बांट देंगे। 2 फिल्टर प्लांट जो अशोकनगर में पठार से और टोरिया पे है, उसके माध्यम से सप्लाई देंगे, और 1 फिल्टर प्लांट हम इस तरफ बनाएंगे। और अगले 3 से 4 महीने में शहर की रेलवे फाटक इस तरफ की समस्या का समाधान करेंगे, और अगले 9 महीने में राजघाट से आने वाली उस योजना को क्रियान्वयन करेंगे। और अगले 1 वर्ष के अंदर शहर में पानी जैसी गंभीर समस्या निजात दिलाएंगे। यह मैं मृदुभाषी के माध्यम से जनता को संदेश देना चाहता हूँ। संपत्ति कर में काफ़ी घोटाला हो रहा है, लोगों के पास फर्जी नोटिस पहुंच रहे हैं, ठीक है, मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, कंप्यूटराइज रसीद देते नहीं हैं, और 2-2, 3-3 बार जो है संपत्ति कर वसूलने की फिराक में रहते हैं, और ऊपर से पैसे खाते भी। इस तरह की भी शिकायत है कि अलग से पैसे लेकर कर्मचारी जो है और रफा दफा भी कर रहे हैं मामले में। इस बात की शिकायत आई है, उस पर भी गंभीरता से विचार किया। हमने पिछले दिनों परिषद के अंदर कर्मचारियों के साथ बैठक की थी और उन्हें हिदायत दी कि एक भी सिंगल किसी भी शहर के उपभोक्ता से संपत्ति कर या जल कर की राशि में बेईमानी पूर्वक, जो मैंने देखा है कि जिसके पास 10 साल का संपत्ति कर बकाया है और उससे कोई एडजस्टमेंट करके, या उसके पास रसीद नहीं है, या हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इस तरह की समस्या आई है। लेकिन हम ऑनलाइन चालू कर रहे हैं। पिछले 2 साल पहले चालू हुई, लेकिन चालू नहीं हुई, लेकिन इस बार हम चालू कर रहे हैं। रजिस्टर मेंटेन करा रहे हैं। जिसके पास घर के पास रसीद भी नहीं है तो रजिस्टर में मिलना चाहिए कि पिछले साल वो रसीद कटा गया था। तो संपत्ति कर और जल कर के मामले में हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से शहर के हित में, किसी के साथ ऐसा ना हो कि वो बेचारा 2-3 साल पहले पैसे दे चुका और उसकी रसीद नहीं मिल रही, या हमारे यहाँ रिकॉर्ड नहीं है, वो हम कर रहे हैं। हम तो आपके माध्यम से शहर के लोगों से कहना चाहते हैं कि हमारा जल कर लगभग 2.5 से 3 करोड़ बकाया है, संपत्ति कर 5 से 7-8 करोड़ बकाया है। संपत्ति का जल कर समय से भर दें ताकि शहर के विकास में भी हमें बड़ा योगदान मिलेगा। हम बहुत जल्दी वार्डों में कैंप भी लगाएंगे। और आपके माध्यम से एक और जानकारी मैं जनता को देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ 8700 या 8800 नल कनेक्शन जेन्युइन है, और इतने ही नल कनेक्शन बताए जाते हैं कि अवैध रूप से लगाए गए। हम एक अभियान चलाने जा रहे हैं कि जलकर में जो नल कनेक्शन हैं उनको विधिवत करा लें। एक राशि फिक्स करेंगे, उसके माध्यम से वो राशि कटा लें और जेन्युइन नल कनेक्शन करा लें, क्योंकि नहीं तो हमारे द्वारा फिर काटने की कार्रवाई की जाएगी और आप सबके का सहयोग लेना पड़ेगा। नहीं तो क्योंकि आप सब लोग यदि हमसे बोलेंगे कि फला कनेक्शन पे मत करो, जो नहीं करो, तो बहुत अड़चन आएगी, गंभीर समस्या आएगी। इसलिए आपके माध्यम से यह भी जनता से कहना चाहते हैं कि जिनने किन्हीं परिस्थितियों में, हम ये नहीं कहते कि आपने चोरी कर ली या आपने चोरी से लगवा लिया, हम तो ये कहते हैं कि यदि किसी गंभीर परेशानी होगी, उस समय आपने लगवा लिया होगा, कनेक्शन दे नहीं रहे होंगे, कर्मचारी उसमें मिलकर लगवा लिया, लेकिन उसको जेन्युइन करा लें, विधिवत करा लें, परिषद में आ जाए। उस पर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाने वाले हम, लेकिन हम विधिवत करेंगे ताकि हमको जलकर भी आने लगे और जनता की समस्या की समाधान हो सके। क्योंकि हम भी तो पानी देने की पूरी गंभीरता से विचार परिषद कर रही है कि सबको घर घर पानी समय से पहुँचे। एक अंतिम सवाल मेरा, शहर में प्रचार पार्क का निर्माण चल रहा है काफ़ी दिनों से, उसका एक पेज अभी कंप्लीट भी हो गया, उसका भी मेरी कल 15 अगस्त को पहले पेज का शुभारम्भ हुआ था, जनता को समर्पित किया गया, लोकार्पण। आप उसमें नहीं देखे, लोगों के बीच बड़ी चर्चा, क्या बात है? ये शायद 15 अगस्त की बात है। माननीय विधायक जी जजपाल सिंह जी, उनका बड़ा योगदान उस पार्क बनाने में, उन्होंने बहुत मेहनत की है और शासन से राशि लाने में, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब और जब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तब, बहुत उनने प्रयास किया है, अच्छा पार्क बनाया है उन्होंने। लेकिन रही बात मेरी वहाँ नहीं होने की, तो मैं 15 अगस्त को दोपहर के गुना में कार्यक्रम था तो मैं चला गया था। लेकिन यह यदा कदा कहना कि मैं उस कार्यक्रम में नहीं था, तो ऐसी कोई मेरी मानसिकता नहीं थी।
आज भी उस पार्क की बेहतर पार्क बन रहा है माननीय विधायक जी के माध्यम से। उसमें जो कुछ संभव हो सक रहा है नगर पालिका, एक्चुअल वो है तो नगर पालिका ही का, तो पूरी नगर पालिका पूरी ताकत से उस पार्क को व्यवस्थित बना रही। शहर का एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ हम घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे, महिलाएं सब जा सकती हैं। अच्छा पार्क बना रहे हैं, लेकिन मैं किसी कारण से नहीं पहुंचा था, मैं बाहर था। लेकिन अब जल्दी दूसरा फेज तैयार कर रहे हैं, वो आप सब आपके सामने आ गए। धन्यवाद नीरज जी, आपका बहुत अमूल्य समय हमने लिया। आपने देखा शहर की आगे की क्या व्यवस्था रहेंगी, शहर में क्या कायाकल्प होने वाला है, समस्याओं का क्या निदान माननीय नीरज भदौरिया जी द्वारा किया जा रहा है। आगे भी आप इस तरह के इंटरव्यू और अन्य खबरों के लिए मधुवासी को देखते रहिए। थैंक यू।